और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही 500 गोदामों का शिलान्यास भी किया। साथ ही 18,000 पैक्सों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, जिसे सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति माना जा रहा। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 30,000 और पैक्स को कंप्यूटरकृत कर जनता को समर्पित करने का भरोसा दिलाया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। विकसित भारत की अमृत यात्रा में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में ई पैक्स से अन्न भंडारण तक कार्यक्रम के मंच से पीएम ने 500 गोदाम का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता विभाग की बड़ी भूमिका है और हम सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता को अलग विभाग बनाने की मांग दशकों से हो रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पीएम मोदी ने इसे पूरा किया और अलग विभाग गठन के महज 35 महीने के भीतर कुल 65,000 पैक्स में से 18,000 पैक्स कंप्यूटरीकृत हो गए हैं और चुनाव से पहले 30,000 और पैक्स को कंप्यूटरीकृत कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मित्रों, आज यहां से करीब 18,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन आज से शुरू हो रहा है। इसका ट्रायल रन भी हो चुका है। लेगेसी डेटा को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है। मगर मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर 65,000 में से 18,000 पैक्स क्रियान्वित हो चुके हैं और चुनाव के पहले और 30,000 पैक्स को हम क्रियान्वित कर लोगों को समर्पित करेंगे। ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा, न केवल पैक्स को मॉडर्नाइज बनाएगा, इसके साथ साथ बिजनेस के कई सारे मौके भी जनरेट करेगा। आपको बताएं कि इस पायलट परियोजना में 11 राज्य की 11 पैक्स शामिल हैं, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और पैक्सों के गोदाम को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ जोड़ना है, जिससे पैक्सों को सब्सिडी और अनुदान लेने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पैक्सों को कंप्यूटरीकृत भी किया जा रहा है, जिस पर करोड़ों की लागत आएगी। पैक्सों के कंप्यूटरीकृत किए जाने से राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के जरिए नाबार्ड के साथ जोड़कर उनकी संचालन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता भी आएगी और छोटे सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सहकार से समृद्धि के संकल्प को समझिए। पीएम मोदी की पहल पर सहकारिता मंत्रालय बना। पहले सहकारिता का काम कृषि मंत्रालय देखता था। सहकारिता मंत्रालय का मंत्र है सहकार से समृद्धि। सहकारिता से किसानों को काफी मदद मिल रही है। पिछले महज 35 महीनों में
8,000 FPO का गठन किया गया। किसानी में बिखरी ताकत को एकत्रित कर लिया गया। इसके माध्यम से पशुपालकों, मछली पालकों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है। मछली पालन में 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाई, सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का लाभ भी सभी को मिला। भंडारण की सुविधा नहीं होने से किसानों को नुकसान हो रहा था। औने पौने दाम में किसान अपने उत्पाद को बेच देते थे। कई बार किसानों को उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिल पाती। भंडारण के लिए देश भर में हजारों गोदाम अब बनाए जाएंगे और इससे नुकसान कम होगा। भंडारण की सुविधा होने से किसानों को सुविधा मिलेगी। किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से भंडारण आसानी से कर सकेंगे। अगले 5 साल में भंडारण की बड़ी क्षमता विकसित होगी। 700 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता रखी जाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़े भंडारण की क्षमता से कितना फायदा किसानों को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगले महीने कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बज सकती है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव को अभी से ही अपनी ताकत झोंकने में लग गई है और इस रेस में सबसे आगे है पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी। अगले 15 दिन के भीतर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बिहार में ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं, क्योंकि सवाल देश में मिशन 370 का है। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है और इसी डबल इंजन की ताकत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन बिहार भी शुरू कर दिया है। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में सरकारी कार्यक्रम के मंच से ही पीएम मोदी मिशन बिहार का शंखनाद करेंगे और बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। औरंगाबाद में पीएम मोदी के मंच पर शिव नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 मार्च को ही केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बिहार के 58 लाख परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की योजना की शुरुआत कर सकते हैं। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से खड़ा करने का। चर्चा है कि मार्च महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो सकता है। ऐसे में मिशन 370 में जुटी बीजेपी ने बिहार को लेकर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। 2 मार्च को पीएम मोदी के दौरे से पहले 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी, सीवान और दरभंगा के दौरे पर रहेंगे, जबकि पीएम मोदी के दौरे के 3 दिन बाद 5 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आएंगे और पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है चुनाव से पहले वादों और दावों का दौर तेज होता नजर आ रहा है और इस रेस में बीजेपी अपने विरोधी गठबंधन इंडी से काफी आगे निकल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी के मिशन बिहार की चुनावी चाल को आप भी समझिए। अगले महीने कभी भी चुनाव का ऐलान संभव है। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनावी तैयारियों में विरोधियों से बीजेपी से इस वक्त बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। पिछले ही महीने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई और बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है। 2019 में बिहार में एनडीए को 39 सीट मिली और इस बार सभी 40 की 40 सीट जीतने का टारगेट रखा गया है। बीजेपी ने देश में अकेले 370 सीट का लक्ष्य रखा है। एनडीए ने देश भर में 400 का पार का लक्ष्य बना रखा है। इंडिया अलायंस को बीजेपी किसी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखना चाहते हैं और इसीलिए इतनी सारी जनसभाओं को संबोधित करने की प्लानिंग रणनीति अभी से तैयार की जा चुकी है। अगले 100 दिन जोश के साथ काम करने का मंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। एक एक वोटर तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं को और तीसरी बार मोदी सरकार का बीजेपी ने संकल्प ले लिया है। चुनाव के ऐलान से पहले सौगातों की बारिश की जा रही है और इसी के मद्देनजर अब बिहार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो बिहार वासियों को क्या सौगात देंगे वो भी देखने वाली बात होगी। कभी हां तो कभी ना,
कभी पास तो कभी दूर जाते बीजेपी विरोधी दलों ने आखिरकार चुनाव से पहले शर्तों को दरकिनार कर समझौते शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, गुजरात सहित 5 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। तो चुनाव के नजरिए से सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस ने एक बार फिर सपा की साइकिल पर सवारी स्वीकार कर ली है। लेकिन इस गठबंधन ने कांग्रेस के कई दिग्गजों की बुनियाद भी हिलाकर रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बेहद काफी लोकप्रिय गाना है, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। देश की राजनीति में एक गाना इन दिनों खूब सटीक बैठ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, तो गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। अब कांग्रेस आपके बीच राज्यवार सीट बंटवारे के फॉर्मूले को समझिए। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। यहां आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट आई है। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, जबकि देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस 3 सीट पर ही लड़ेगी, जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली शामिल है। पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में कुल 26 सीट है, जिसमें 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 2 सीट पर आप अपनी किस्मत आजमाएगी। हरियाणा में कुल 10 सीट है, जिसमें 9 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी जंग लड़ेगी। गोवा में 2 सीट है और इन दोनों सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि 1 सीट वाला चंडीगढ़ भी कांग्रेस के ही खाते में गया है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। पंजाब में आपकी सरकार है, ऐसे में आपको भरोसा है कि वो लोकसभा चुनाव में भी यहां अच्छा करेगी। और यही वजह है कि पंजाब में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी। ऐसे में यहां दोनों दलों ने फ्रेंडली फाइट का ऐलान किया है। पीएम मोदी के आगे बेदम इंडी अलायंस के घटक दलों ने ना करते भी इकरार तो कर लिया है, लेकिन कांग्रेस के आप और सपा के गठबंधन के फैसले ने कई दिग्गजों को नाराज भी कर दिया है, क्योंकि गठबंधन की वजह से कांग्रेस की कई पारंपरिक सीटें आपके खाते में चली गई है। गुजरात में दिवंगत अहमद पटेल की पारंपरिक सीट भरूच आपके खाते में चली गई है, जिससे उनकी बेटी की नाराजगी बढ़ गई है। इसी तरह यूपी में सलमान खुर्शीद की सीट फर्रुखाबाद भी सपा के हिस्से में चली गई है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आप और कांग्रेस की ये दोस्ती कितना चुनाव में क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और समझौते के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। विरोधियों का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। इंडिया अलायंस को लेकर कोई भी गंभीर नहीं था।
कांग्रेस अपनी अलग राग को अलाप रही थी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी अलग ही तेवर में थे। पिछले महीने नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए और अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। ऐसे में विपक्ष को कोई ठोस फॉर्मूला नहीं सूझ रहा। पीएम मोदी की टक्कर का विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। गठबंधन ही विपक्ष के पास आखिरी विकल्प है। गठबंधन होते ही गांठ उभरने लगे। डील से कांग्रेस के कई दिग्गजों का दिल बैठ गया है, दिल टूट गया है। गुजरात के भरूच सीट पर नाराजगी सामने आ गई। गठबंधन में भरूच सीट आपकी झोली में गई। दिवंगत अहमद पटेल की ये पारंपरिक सीट थी और ऐसे में अहमद पटेल की बेटी ने अपनी नाराजगी जता दी है। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद सीट पर भी खटपट नजर आई। ये सीट सलमान खुर्शीद की हुआ करती थी। गठबंधन में ये सीट सपा के पास चली गई है। अखिलेश यादव को सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। पंजाब में आप कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, तो ऐसे में आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कैसे गठबंधन में पहले से ही खींचतान चल रही है। और अब कुछ ही दिन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, तो दूसरी ओर अभी खटपट की वजह से कांग्रेस का मुख्य चेहरा तक सामने नहीं आ पाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में लंबे वक्त से टॉप पर बने हुए हैं। एक बार फिर अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में मोदी 78% अप्रूवल के साथ नंबर 1 पर कायम है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तक को पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर साबित हो गया कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में पीएम मोदी बाइडेन, सुनक, मैक्रों जैसे नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पीएम मोदी। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।